गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज के क्रम में हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट नए विषय साइंस सब्जेक्ट के साथ आए हैं। ये साइंस सब्जेक्ट ना केवल ग्रुप डी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हो या एनटीपीसी का सेकंड फेज परीक्षा हो, सभी में आपको साइंस सेक्शन से क्वेश्चन मिलेंगे। अंतर इतना होगा कि ग्रुप डी में जहां 25 प्रश्न मिलेंगे तो शिक्षक भर्ती में 10 प्रश्न मिलेंगे। लेखपाल वीडियो री एग्जाम में प्रश्नों की संख्या 5 होगी। तो कहीं ना कहीं साइंस सब्जेक्ट आपकी परीक्षा में 4 चांद लगाने का काम करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन बी12। तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन मुख्य रूप से एक प्रकार का पोषक तत्व होते हैं। बात समझ लेते हैं विटामिन क्या होते हैं। संक्षेप में विटामिन पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, लघु पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। लघु पोषक तत्व बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिशियंस, इसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिशियंस। मैक्रोन्यूट्रिशियंस में आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिशियंस में आपके आते हैं विटामिन। बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। अगर सर्वाधिक ऊर्जा देने का काम करता है तो कार्बोहाइड्रेट देता है। मांसपेशियों के बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की व्यवस्था होती है। और वसा क्या करता है? वसा भी क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है, ऊर्जा देने का ही काम करता है। साथ ही स्किन में चमक, बालों में जो चमक होती है किसके कारण होती है? वसा के कारण होती है। इसी प्रकार से विटामिन बेटा क्या करते हैं? पोषक तत्व होते हैं, इनकी कमी से हमको रोग हो जाता है। इसलिए उन रोगों से लड़ने के लिए विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से जो प्रश्न पूछा गया, तो बेटा बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी1 कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या नाम होता है रासायनिक नाम? थायमीन। बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ये शाकाहारी पादपों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन बी12 का नाम होता है, इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, इसको साइनोकोबालामीन बोलते हैं। साइनोकोबालामीन। क्वेश्चन पूछेगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टार्च से क्या संबंधित है? तो बेटा स्टार्च ग्लूकोज संबंधित है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है या ग्लैक्टोज है? गेस करिए क्या है? इसको एक कॉपी लेकर पेन लेकर बैठ जाइए, क्वेश्चन को नोट करते रहिए। टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टॉपिक पढ़कर हो सकता है उससे क्वेश्चन आए कि ना आए। इन 25 क्वेश्चन में ये मानिए आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज संबंधित है, फ्रक्टोज संबंधित है, सुक्रोज संबंधित है या ग्लैक्टोज संबंधित है? बताइए। तो बेटा स्टार्च संबंधित है ग्लूकोज, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ये क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर। सर्वाधिक ग्लूकोज की मात्रा किसमें होती है? ग्लूकोज की मात्रा जो परीक्षाओं में पूछा जाता है शहद में। अगर शहद ऑप्शन में नहीं हुआ तो अंगूर का रस। ये घटना चक्र जो परीक्षा होती है, घटना चक्र जो पुस्तकें हैं पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें ये ऑप्शन दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग या पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा यही ऑप्शन सही माने जाते हैं। ग्लूकोज की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? या तो ऑप्शन बेटा शहद होगा या तो ग्लूकोज अंगूर का रस होगा। तो अगर
अंगूर रस और शहद दोनों, तो फर्स्ट प्रायोरिटी शहद और सेकंड प्रायोरिटी अंगूर का रस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन, दांत किससे बना होता है? तो बेटा दांत जो उपास्थि होती है इसको कार्टिलेज बोलते हैं। उपास्थि को क्या बोलते हैं? उपास्थि को बोलते हैं बेटा कार्टिलेज। जो हमारी नाक ये वाली सतह होती है, ये किससे बनी होती है? नाक की ये सतह उपास्थि से, जो कान वाली सतह होती है ये किससे बनी होती है? उपास्थि से, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दांत का शिखर किससे बना होता है? तो बेटा दांत का जो शिखर होता है वो बना होता है डेंटिन से। दांतों का जो ऊपरी भाग होता है वो बना होता है एनेमल से। और एनेमल क्या होता है? हमारे मानव शरीर का, या हमारे शरीर, हमारे मतलब मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग, मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग है डेंटिन। जो आपका दांतों का शरीर किसका बना होता है? डेंटिन का। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, तो इसका संग्रह कहां होता है? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, जब हम व्रत रहते हैं या फास्ट रखते हैं, भोजन, सॉरी बच्चों स्लाइड आगे चली गई थी, 3 के बाद 4 नंबर पर आते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेटा स्कर्वी रोग, दांतों में बेटा पस आने लगता है, दांतों में खून आने लगता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? हरी सब्जियां होती हैं, खट्टे फल होते हैं, रसदार फल होते हैं। इसका जो भी स्रोत होता है वो पूरी तरीके से फुल्ली बेटा नेचुरल सोर्स होता है, और इसका कोई भी मांसाहारी स्रोत नहीं होता है। विटामिन सी क्या करता है? हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। खांसी जुकाम जैसी समस्याओं के निवारण के लिए विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है विटामिन सी वो आंवला जूस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। हालांकि एक तो होता है चेरी ब्लॉसम, एक फल होता है चेरी ब्लॉसम में भी विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लेकिन परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में जो ऑप्शन होता है वो बेटा क्या होगा? आंवला। आंवला को क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का राजरत्न भी कहा जाता है। आयुर्वेद रत्न की संज्ञा भी विटामिन सी के आंवला को दी जाती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी इतना खतरनाक रोग होता है, अगर इसमें शुरुआत में उपाय ना किए गए तो वो स्कर्वी बेटा पायरिया, और पायरिया से दूध कैंसर भी बन सकता है। विटामिन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन बेटा एक हार्मोन होता है, एक एंजाइम होता है जो मानव के कहां पर? स्टोमेट वाले हिस्से में पाया जाता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्ट इनटू सिंपलेक्स फूड मटेरियल। जब जटिल भोज्य पदार्थ बेटा एंजाइम की मदद से क्या होते हैं? सरल भोज्य पदार्थों में टूटते हैं। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड, और आपका वसा कन्वर्टेड इनटू लिपिड। तो उसको बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र कहां से प्रारंभ होता है? पाचन प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होकर हमारे रेक्टम तक जाती है, जो कि बड़ी आंत का भाग होता है रेक्टम। एनस के द्वारा पूरी जो आपकी पूरी होती है 33 फीट की पूरी एक क्या होती है? आहार नाल होती है। चलिए, और आहार नाल में सर्वाधिक लंबाई किसकी? आहार नाल में सर्वाधिक लंबाई होती है बेटा छोटी आंत की, जबकि व्यास किसका अधिक होता है? तो होता है बेटा बड़ी आंत का। ये सब कुछ हम आपको टॉपिक वाइज आगे पढ़ाएंगे। अभी क्वेश्चन से टॉपिक को समझिए। ग्लूकोज का चलिए इसका आंसर टिक कर लीजिए। पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन बेटा एक प्रकार का होता है एंजाइम। एंजाइम किससे बने होते हैं? एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहां पर होता है? यकृत में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहां पर होता है? यकृत में। पूछा इसका संग्रह कहां होता है, इसका कलेक्शन कहां होता है? तो बेटा इसका कलेक्शन होता है यकृत तथा पेशियों में। तो यकृत बेटा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन परिवर्तन भी करता है, साथ में इसका संचय करने का भी काम करता है, और साथ ही साथ जो पेशियां होती है वहां पर भी इसका संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर मान लीजिएगा थर्ड। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है वह कौन सा तत्व है जो दंत एनेमल को कठोर बनाता है? दंत एनेमल को कठोर बनाने का काम कौन सा करता है? कैल्शियम करता है, क्लोरीन करता है, आयोडीन करता है, या सोडियम करता है? हमारे शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण में कैल्शियम फास्फेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां, जो हड्डियां होती है, हड्डियों में जो हमारी बोन्स होती है, बोन्स में 68% भूमिका किसकी होती है? कैल्शियम फास्फेट की होती है। और 32% भूमिका किसकी होती है? ओसीन नामक प्रोटीन की होती है।
क्वेश्चन प्रोटीन की होती है कि वह कौन सा तत्व है जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है, तो दंत एनिमल को कठोर बनाने का काम बेटा करता है फ्लोरीन नामक तत्व, फ्लोरीन नामक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो बेटा पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। डाइजेशन परिवेशना बताई है कि जब कोई जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है तो ये परिघटना क्या कहलाती है? पाचन तंत्र कहलाती है। वसा का इमल्सीकरण के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम हमारा लीवर करता है और इस घटना को बोलते हैं वसा का एंजाइम के द्वारा पाचन। इस घटना को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण या पायसीकरण। तो हिंदी में इसको बोलते हैं पायसीकरण की घटना। चलिए अगला बात देखिए, जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में काहे की कमी होती है बताइए भैया? तो जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन कमी से? चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो जनन क्षमता की कमी होती है विटामिन ई। कोई आपके ग्रुप डी में टीचर भर्ती में इसमें बीए किया हुआ बच्चा भी पढ़ रहा है, आर्ट स्ट्रीम का, साइंस स्ट्रीम का, कॉमर्स स्ट्रीम का, वहां पर आपसे जनरल साइंस पूछेगा। वहां पर कोई नीट की साइंस नहीं पूछने जा रहा है। बेसिक प्रश्न, सरल क्वेश्चन, सहज क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो आप भोजन खा रहे हो उसमें आपको विटामिन मिल रहा है, अगर विटामिन का अवशोषण नहीं कर होगा, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो इससे कौन से रोग हो जा सकते हैं, इसके क्या रासायनिक नाम हो। बस इतना ही पूछता हूं, डेप्थ में नहीं। कोई एनसीईआरटी कक्षा 11-12 पढ़ने होते हैं, केवल अप टू क्लास 10 लेवल ही मोर देन इनफ है। जो आप YouTube में बड़े-बड़े तुर्रम खान शिक्षकों से पढ़ते हो कोई लेने को बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका नतीजा है कि अपनी कोचिंग में एनटीपीसी का जबरदस्त शानदार जानदार जिंदाबाद रिजल्ट आया है और बाकी जो लोग अपने ऑफलाइन बैच में जुड़े हुए उनको मालूम कितना शानदार रिजल्ट रहा है। इसी तरीके से अपने पेट की परीक्षा में भी 99% के लगभग 7 से 8 बच्चे 80 से 90 और 100 के बीच में कम से कम 100 से 150 सिलेक्शन है। अगला देखिए, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का एंजाइम के द्वारा पाचन। अगला देखिए, जनन क्षमता की कमी से किसमें होती है? विटामिन ई की कमी से क्या होती है बेटा? जनन क्षमता में कमी होती है, विटामिन ई की कमी से। इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन खोज 1912 में फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की। अगला क्वेश्चन, डीएनए क्या होता है? डाइन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए में क्या होता है? तो बेटा डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब नाइट्रोजन के क्षार होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बेटा नाइट्रोजन के क्षार से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, इन तीनों का संबंध बेटा किससे? प्रोटीन से है। प्रोटीन, जब प्रोटीन कई भागों में टूटता है 20 अमीनो में मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं। पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स बेटा क्या करता है? पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? कौन सा कार्बो? सुक्रोज है, सुक्रोज एवं फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है या उपयुक्त सभी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए या मैं साइड में हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त प्रश्न है। तो बताइए कौन सा मोनोसैकेराइड है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये बेटा क्या है? आपके मोनोसैकेराइड है। सेकंड ऑप्शन बेटा इसका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये बेटा क्या है? मोनोसैकेराइड है। इसमें कार्बन के सिंगल कार्बनिक संरचना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यकृत के द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो बेटा सिस्टिक डक्ट के द्वारा। मतलब एक नाल होती है जो क्या करती है? जो छोटी अंग से कनेक्ट होती है। क्षार कहां पर इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। किसके द्वारा पहुंचता है? पित्त से पित्ताशय में नली होती है, यहां पर क्या होता है बेटा? जो पित्त रस होता है, पित्त रस कहां पर इकट्ठा होता है? पित्त रस बनाने का काम लीवर करता है और लीवर को कहां पर संग्रहित करता है? तो संग्रहित करता है गॉल ब्लैडर में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पित्त से गॉल ब्लैडर में किस नली के द्वारा पहुंचता है? तो उस नली का नाम होता है सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा डाइसैकेराइड जिसमें कार्बन की डबल संरचना होती है उसको डाइसैकेराइड बोलते हैं। तो डाइसैकेराइड कौन सा है? तो डाइसैकेराइड है बेटा एस्टियोडोल। एस्टियोडोल क्या है बेटा? डाइसैकेराइड प्रकार का। सेकंड ऑप्शन इसका देखिए, डाइसैकेराइड।
एस्ट्राडियोल। ल्यूटिन में कौन सा डाइसैकेराइड है? तो डाइसैकेराइड हो जाएगा एस्ट्राडियोल। चलिए डाइसैकेराइड क्या होता है प्रकार का? चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो लैक्टोजेन एक एंजाइम होता है जो दूध में पाई जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज को क्या करता है? कन्वर्ट करता है, एक प्रकार लैक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोजेन एक एंजाइम है जो दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेक्स फूड मटेरियल या कहें ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, लैक्टोज नाम की शर्करा में परिवर्तित करता है। मायोसिन, मायोसिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो आपका क्या कह रहा है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है कैसीन। रेनिन छोटे बच्चों में पाया जाने वाला अनासाल हिस्से में प्रोटीन होता है। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, इसका बेस्ट आंसर होगा कैसीन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में न्यूनीकरण होता है? तो प्रोटीन्स कितने अमीनो अम्ल में टूटता है? 20 अमीनो अम्ल में। तो किस वाले भाग में होता है? तो बेटा छोटी आंत। भोजन का स्वादिष्ट पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो बेटा विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। मनुष्य मूत्र विसर्जन में किस विटामिन को निष्कर्षित करता है? तो विटामिन डी को निष्कर्षित करता है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है बेटा सूर्य का प्रकाश। रेनिन का श्रावण, रेनिन नाम के प्रोटीन का श्रावण सिक्रेशन वाला अंग कौन सा है? तो रेनिन का जो सिक्रेशन वाला अंग होता है वो कौन सा होता है? रेनिन का सिक्रेशन वाला अंग होता है बेटा अमाशय। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोनल बीमारी है? हार्मोनल बीमारी बेटा कौन सी होती है? तो हार्मोनल बीमारी बेटा होती है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बेटा ग्वाटायर नाम का रोग हो जाता है। ग्वाटायर, इसको बोलते हैं घिंगा रोग। ये कैसी बीमारी? हार्मोनल बीमारी है। बीमारी जैसे जुकाम हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया। लेप्रोसी तुम्हारी प्रोटोजोआ के कारण से होता है, या आपका जुकाम और ट्यूबरकुलोसिस वायरस बैक्टीरिया के कारण से होता है। लेकिन हार्मोनल बीमारी कौन सी हार्मोनल बीमारी है? घेंगा, जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण ये अनुवांशिक बीमारी, अनुवांशिक तो नहीं है, हार्मोनल बीमारी होती है। हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है। या अनुवांशिक बीमारी नहीं होती है, अनुवांशिक बीमारी में आता है हेमोफीलिया नाम का रोग आता है, इसमें रक्त का थक्के जमने की समस्या होती है। तो हार्मोनल बीमारी कौन सी बेटा? घेंगा, इसको ग्वाटायर भी बोलते हैं, बात ध्यान रखिएगा। आयोडीन की कमी से होने वाला कौन सा घेंगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। भूमध्यरेखा की रोकथाम कैसे संभव है? तो पुनः वनारोपण के द्वारा। अगर एक बार अगर पेड़ों क्या कर दिया, कटाव कर लिया, तो वहां पर दोबारा से पेड़ अगर आरोपित कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन के द्वारा पुनः वनारोपण के द्वारा क्या कर सकते हैं? भूमि अपरदन की रोकथाम संभव की जा सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, डार्विन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बेटा डार्विन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन का जो सिद्धांत था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो डार्विन का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? इसका संबंध किससे है? योग्यतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशनवाद, परिवर्तन सहित अवरोहण। तो किससे? प्राकृतिक चयनवाद, योग्यतम की उत्तरजीविता। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। अगला देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? तो आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? सरीसृपों का, व स्तनी पक्षियों व स्तनी, अब उभयचरों या स्तनी, या सरीसृपों या पक्षियों। तो किसका था? सरीसृपों व पक्षियों। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स किसका अध्ययन है? सरीसृपों व पक्षियों का अध्ययन है, सरीसृपों व पक्षियों का। अगला देखो, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। पौधे बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। पौधे उत्पादक श्रेणी में आते हैं। मनुष्य क्या होता है? मनुष्य बेटा उपभोक्ता श्रेणी में आता है। मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मनुष्य कैसा उपभोक्ता? द्वितीय उपभोक्ता है। पौधे कैसे हैं? उत्पादक है।
एक क्वेश्चन बेटा रह गया था 23, इसको आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया क्या उत्पन्न होती है? तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है बेटा? ओजोन नाम की ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है बेटा? उत्पन्न होती है। इन ओजोन गैसों को पृथ्वी पर आने से एक ओजोन लेयर होती है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, वो इन हानिकारक गैसों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और ये कैंसर का कारण हो सकता है, मोतियाबिंद का कारण हो सकती है ये गैसें, या श्वसन प्रक्रिया में भी दिक्कत पैदा कर सकती हैं। और ये ना केवल मनुष्य को प्रभावित करेंगे बल्कि पेड़ पौधों को भी प्रभावित करने का काम करेंगे, ओजोन नाम की गैस। अगला देखिए, वन परिस्थिति में हरे पौधे क्या होते हैं? ऊर्जा का उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध को, तो जीवों और वनस्पति के बीच पारस्परिक संबंध को क्या बोलते हैं? हमारे चारों ओर का जो वातावरण है बेटा वही क्या होगा? पर्यावरण होगा। जैविक और अजैविक घटकों का जो समन्वय होता है उसी को पर्यावरण कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वातावरण और जीवों के बीच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बेटा इकोलॉजी। क्या कहलाएगी? इकोलॉजी। इकोलॉजी कहलाती है। बहुत ही 25 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। हमने बहुत 3 से 4 चैप्टरों से अच्छे क्वेश्चन को आपके लिए सिलेक्ट किया है। इन क्वेश्चन को अच्छे से देख डालिए, कॉपी से इनको नोट कर डालिए। उम्मीद करते हैं कि 25 क्वेश्चन अगर आपको एक प्रश्न भी मिल गया तो 20 मिनट क्लास हमारी सफल रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।